वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बेसिकली जो लीडर्स होते हैं उनकी तरफ हम इंस्पिरेशन की लिए देखते हैं और किसी भी मुल्क के लीडर जो होते हैं वो आला पाया अखलाकियात को कायम करते हैं। कल एक टॉक शो के अंदर एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ जिसमें हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड माबन ख़ुसूसी जो है वज़ीर इत्तलात पंजाब की फिरदौस शेख अवान साहिबा, हमने देखा तल्ख़ कलामी तो हुई उनकी कादर बंदर खेल साहब से, जो मंदो खेल साहब मुफ्ता इस्माइल साहब को हरा के MNA बने कराची से, लेकिन उसमें हाथापाई तक की भी नौबत आई और ऑब्वियसली फिरदौस साहिबा का जो भारी भरकम हाथ था वो मंदो खेल साहब पे पड़ा। तो न्यूज़ मीडिया सोशल मीडिया में बड़ा बैड टेस्ट में ये सारा वाक़या गया। तो हमने आज फिरदौस शेख अवान साहिबा को मदऊ किया हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी सियासत के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है तशद्दुद या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कहते हैं ना, टेंशन का माहौल जो है, पोलराइजेशन जो है, डिवीज़न जो है, स्ट्रेस जो है, ये क्या ओवरऑल सियासत की वजह से है या ये कोई इंडिविजुअल वाक़या है या जिस तरह का इमरान खान साहब वर्सेस अपोजिशन चल रहा है, जितना सख्त बयानिया, उस वजह से है। प्रोग्राम में पहले हुआ क्या, बल्कि प्रोग्राम में भी नहीं, ये ब्रेक के दौरान का वाक़या है, वो ज़रा आप देख लें। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? बस यार बस मेरा क्यों हो गया? राइट, मैं एक ब्रेक के बाद फिरदौस शेख अवान साहिबा, शरा रज़ा साहिबा, मोहसिन राना साहब में सब मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे इस पर बात की जाए। सर्वे जो आज आया, बजट आने वाला है, कल बजट है पाकिस्तान का, अवाम क्या सोच रखती है इस बारे में, इस पर बात की जाएगी। इन दोनों इशूज़ के ऊपर अहम तरीन गुफ्तगू इस प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। फिरदौस शेख अवान साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, शला रज़ा साहिबा, मोहसिन रांझा साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी होंगे और हम कोशिश करेंगे दो और वर्जन्स पे ले सके। फिरदौस साहिबा, ये कल का जो वाक़या है इसके ऊपर पीर जो कादिर खान मंदो खेल साहब हैं, जिनको थप्पड़ पड़ा आपसे, उन्होंने ट्वीट भी किया, वो कह रहे हैं या अल्लाह ऐसे लोग कठपुतली हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, वीडियो साफ पता चलता है हमारी तरबियत ख़वातीन का इज़्ज़त करना, मगर मेरे पास अल्फाज नहीं कि रियासत मदीना के झूठे दावेदार हुकूमत तर्जमान गुफ्तगू से दादा लगा सकते हैं, मुझे थप्पड़ मारना, गंदी ज़बान, FIR दर्ज और हर्जाने का मुकदमा करूँगा। ये क्या मामला हुआ, थोड़ा हमें बताइए। ये प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं था लेकिन ब्रेक के दौरान हुआ, क्या हुआ ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन कामरान आप भी मेरा हाल है गुज़श्ता कोई 10 से 15 साल से मुझे जानते ही हैं। जी जी। और मेरे कोई अभी तक हज़ारों टॉक शोज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ़ गेस्ट के साथ हमने ये रोज़ का एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ करना, एक दूसरे से अपना जो है नोक झोंक और सियासी एक अखाड़े के अंदर मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र बयान करना, ये एक हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है और मुख्तलिफ़ गेस्ट एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक करते रहते हैं। लेकिन जो बदकिस्मती से वीडियो जो है उसको सेलेक्टेड वीडियो लीक की गई, किसने की है? उसमें तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। जिस चैनल पे ये प्रोग्राम किया गया, ज़ाहिर है ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। जो भी हुआ, ये वक्फे के दौरान वो सारा अमल हुआ और वक्फे के दौरान आपको पता है कि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ स्टूडियो में हो रही होती है, वो लाइव तो प्रोग्राम नहीं था उस वक्त। अच्छा, उन्होंने जो मेरा रिएक्शन था वो तो दिखाया उसमें सिलेक्टेड लीक करके वीडियो को, लेकिन जिस एक्शन की बुनियाद पे रिएक्शन किया मैंने वो उसमें मिसिंग है, जो इटसेल्फ जो है वो इंडिकेट करता है कि ये प्लांटेड, मैनिपुलेटेड और इंजीनियर्ड कंटेंट जो था वो प्रोड्यूस किया गया और तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। ये कैसे हो सकता है कि मैं और मेरे साथ बैठा जो भी किसी भी जमात का कोलीग, ठीक है, आपका ये पॉइंट आप मेरे साथ रहेगा। ये आपने देखे एक बड़ा फिरदौस साहिबा, मैं ये मानता हूँ कि हमारा आपका, मैं 15 साल से आपको जानता हूँ और हाथापाई तक तो खैर कभी नौबत नहीं आती थी, हीटेड डिबेट्स होया करती थी, लेकिन ये वाकया बहुत ही बढ़ के हुआ है जिसके बड़ा बैड टेस्ट में गया है। जावेद चौधरी साहब, ये आप फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि इसको सिलेक्टेडली चैनल ने लीक किया है या इसको इंजीनियर किया गया है, आपके ख्याल में इसकी कुछ और भी स्टोरी है? क्योंकि फिरदौस साहिबा वैसे हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने हाथापाई तक नौबत आई हो, कुछ तो हुआ होगा जो इतनी फ्लेयर्ड अप हो गई कि उन्होंने गिरबान तक पकड़ लिया, कुछ तो दूसरी तरफ से भी हुआ होगा जो हमें नहीं दिखाया गया।
चौधरी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कामरान साहब, डॉक्टर साहब, हो सकता है कि स्टूडियो के सिस्टम को ना समझते हो। आप शो करते हैं, आप टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं। आपको पता है कि स्टूडियो के जो कैमरेज होते हैं उनमें रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता। दादा, अगर आप खुद इनसे डॉक्टर को बताइएगा कि स्टूडियो में जो कैमरे लगे हुए हैं इनमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं होता। ये डायरेक्ट जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं और वहाँ से सिर्फ डायरेक्ट रिले हो जाता है। रिकॉर्डिंग के कैमरे मुख्तलिफ होते हैं। अब क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर भी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रॉपर फोरेंसिक इसका ऑडिट हो रहा है और फोरेंसिक इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये जो फुटेज बनी हुई है ये मोबाइल से बनी हुई है। अच्छा। और हमारे जो कैमरे स्टूडियो के हैं, स्टूडियो के कैमरे में किसी में रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है। और आपको खुद पता है, आप अपने 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 पूछ लें अपने टेक्निकल लोगों से, क्या आपका कैमरा जो वो रिकॉर्ड कर सकता है? वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। सही। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये सिस्टम मोबाइल रिकॉर्ड फुटेज कर सकता है। लीक है। जी 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 जो साहब कंप्लीट कर मोबाइल लेंगे। फुटेज है। दूसरी बात ये है कि पीछे सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती है और सिस्टम ज़ाहिर है हमारा लाहौर में है। आप खुद एक्सप्रेस पे काम करते रहे, आपको खुद पता है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ से ये शो लाहौर जाता है और लाहौर से ऑन एयर होता है 4 सेकंड के वक्त से। चौधरी साहब, लेकिन तो वो हो आप सकता है ठीक कि कह रहे हैं, लाहौर ये में मुझे इसका बिल्कुल रिकॉर्ड सिस्टम नहीं का पता है और मुझे इस बात पे शायद आपकी बिलीव हो रहा हो कि ये प्राइवेट मोबाइल से शायद की गई है। लेकिन इसमें फिरदौस साहबा कह रही हैं कि वन साइड वर्जन दिखाया गया है। तो क्या कादर मंदोखेल साहब ने पहले गाली गलोच शुरू की थी? किस तरह हुआ मामला, बताएं जरा। देखिए, जिसने भी बनाई है उसने अपना वर्जन इस्तेमाल किया। अगर वो फर्ज करें कादर मंदोखेल साहब का बंदा है, उसने अपना वर्जन दे दिया। मैडम ने अगर बनाई होती तो मैडम अपना वर्जन दे देती। क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसमें एक तो ये है कि जब लाहौर जा रहा था तो हो सकता है लाहौर में सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलबत्ता ये भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग डिवाइस है ही नहीं, रिकॉर्ड हम कर नहीं सकते। हो सकता है कि वहाँ पे जो कंप्यूटर में प्ले हो रहा हो तो वहाँ से किसी ने मोबाइल से बना लिया हो। लेकिन चौधरी साहब, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? गालम गलोच कहाँ शुरू हुई? आप तो वहाँ मौजूद थे ना। ये तो मैडम सामने बैठी हूँ, आप इनसे पूछें। आप मेरे साथ रहे। मैडम, आपसे शुरू हुआ मामला या उनसे शुरू हुआ? देखिए, आप उस प्रोग्राम की फुटेज निकाल लें और आप उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ जज बन जाएं और ये देखें कि किसने किसको प्रोवोक किया, किसने डायरेक्टली किसकी ज़ात से स्टार्ट किया और ज़ात को टारगेट करके करप्ट। आपने कहा आपके वालिद को भी गालियां दी मंदोखेल साहब ने। फिरदौस साहिबा, आपने अपने ट्वीट में कहा मेरे सबसे बड़ा ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात जो तकलीफ दे है कमरान जी, देखिए, हम लोग आपस में नोक-झोंक एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये तवक्को ही नहीं है कि जिस पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन की एहतराम, तरबियत और एक वुमेन लीडर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमात से किसी ऐसे शख्स की ज़हनी आबियारी, इतनी गंदगी होगी उसमें कि उसने मेरे वालिद साहब को भी नहीं बख्शा और अच्छा। मेरे वालिद मरहूम को उन्होंने गालियाँ दी। उन्होंने इस हद तक गंदी ज़बान इस्तेमाल की कि मेरी क़यादत को भी गालियाँ दी और मेरी ज़ात को जिस तरह टारगेट करके आम गली मोहल्लों में भी कोई इतनी फोश गालियाँ नहीं देता। मेरा ये कंसर्न है कि जिस बंदे ने वहाँ पे उनको मेरा रिएक्शन दिखाया और वो रिएक्शन आपने सिलेक्टेड लीक करके वीडियो को वायरल किया, वो एक्शन क्यों मिसिंग है उसमें? अच्छा, चले वजह से आखिरी सवाल मैं चौधरी साहब से आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब, उनके वालिद मरहूम को गालियां दी गई, क़यादत गालियां दी गई, एक्शन मिसिंग क्यों है? चौधरी साहब, आप सुनते रहे, ये सब कुछ होता रहा, ये आप देखते रहे कि वालिद मरहूम को गालियां दी मंदोखेल साहब ने। ये बात सही है क्योंकि आपको भी फिर शायद गवाही के तौर पे बुलाया जाएगा। मैंने यहाँ तक कहा कामरान, जी कामरान, एक बात सिर्फ सुन ले, मैंने यहाँ तक कहा कि पुलिस को कॉल करें। मैंने कहा 15 पे कॉल करें। वो चूंकि मेरी बीइंग अ डॉक्टर ये एप्रीहेंशन है कि वो शख्स सेंसेस में नहीं था, वो उसने या तो कानून ना बुलाया कोई रीजन थी। अच्छा चलें, चौधरी साहब योर टेक। जब उसको ये पता चला, एक आखिरी बात सुनने कामरान, चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा कि जब मैंने इन्हें कहा कि पुलिस को कॉल करें और ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, जिस तरह से वो अब्यूसिव हो रहा था, जो उसकी गालियां थी वो इंडिकेट कर रही थी कि ये पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा ऐसा नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं डीरेल हुआ है और ये मेंटली डिसओरिएंटेड है और इस वक्त जो है सेंसेस में नहीं है। आप कह रही ही वाज नॉट इन सेंसेस। चौधरी साहब से मैं जान लूं, खत्म हुआ, ठीक है,
जी, वो कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म हुआ, कादिर मंदुखेल ने जान बचाई अपनी कमरे में छुप के। चौधरी साहब आप बताएं ना, आप गवाह हैं कि उनके वालिद मरहूम को गालियां दी, क़यादत को गालियां दी। आप सुने कि वो मैंने जी मेरे मैं चौधरी वालिद को साहब देखिए, कामरान सियासत करनी है इज्जत के लिए। मैं जरा चौधरी साहब जा रहे हैं, उसके बाद मैं इनका वर्जन ले लूं, आप और मैं बैठे उस हैं। सियासत पे 10,000 दफा लानत भेजूंगी जिसमें मेरे वालिद को गाली दी जाए, आपका मैं पॉइंट आ उसका गया। मुंह ना नोच लूं, उसकी जुबान ना खींच लूं। बिल्कुल ठीक आप है जी, शुक्र पॉइंट आ करें गया कि मैंने आपका। उसकी जुबान नहीं खींची। बिल्कुल ठीक से मुराद, आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब कुछ रोशनी डालें सर, वालिद मरहूम को भी गालियां दी गई, वो अपनी सेंसेस में भी नहीं थे। चौधरी साहब ऐसे ही सब कुछ था। देखिए, जब दोनों मुद्दई आपके पास हैं, आप कादिर मंदुखेल साहब को पूछ लें, डॉक्टर साहब को पूछ लें, जब दोनों मौजूद हैं इस दुनिया में, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें बता सकते हैं। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो आपको अभी तक नहीं सामने आई। जी पहली बात तो ये है कि ये इंसिडेंट पहली ब्रेक में हुआ था। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम पहले मोनोलॉग करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गेस्ट आते हैं, गेस्ट के बाद फिर 2 ब्रेक होती हैं। ये पहला जो इनके हार्ट जो इनकी गुफ्तगू हुई थी, वो पहले फेज जी, में जी। हुई, और उस दौरान मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ चुप करा सकता था, मैंने पूरी एफर्ट की उसको करवाने की, लेकिन इनकी आवाज इतनी लाउड थी कि वो मेरे माइक में भी आ जाती थी और मेरी आवाज दब जाती थी। सही। और दूसरा ऑप्शन उसके बाद ये होता है, जब आप लाइव शो कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन होता है ब्रेक लेने। मैंने ब्रेक ले ली इमीडिएटली। लिहाजा मेरा ऑप्शन ये था कि मैं इनको चुप कराता, कोशिश की, नहीं चुप हुए, ब्रेक ले ली, मैंने ले ली, जो मेरी जिम्मेदारी थी। ओके, उसके बाद इनकी वक्फे के अंदर लड़ाई हुई। वक्फे के अंदर लड़ाई हुई, हमने ना सिर्फ इनको सेटल किया, इन दोनों की, तीनों की मिनतें करके इनको दोबारा बिठाया। बिठाने के बाद 2 फेज जो प्रोग्राम के वो आगे हुए, 2 ब्रेक तो उसके आगे भी हुए, पूरा फुल प्रोग्राम गया है। चौधरी साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मैं उसके बाद आपसे रुखसत लूंगा कि ये मैडम कह रही को अपनी सेंसेस में नहीं थे। इज इट ट्रू कादिर मंदुखेल अपनी सेंसेस में नहीं थे? मैं क्योंकि मैं जरा फासले में बैठा हुआ था, मैडम करीब बैठी हुई थी, इनको ज्यादा अंदाजा हो सकता है। जहाँ मैं बैठा हुआ वहां से मुझे नहीं पता चलता। और डॉक्टर होते हुए मुझे, मैं उसकी आई के, ठीक है चौधरी साहब, बहुत उसकी शुक्रिया। आई को स्कैन कर लें। चौधरी साहब वो कह रहे हैं ही वाज ड्रंक, ये तो एलिगेशन हो मैं गया। कह रही हूँ कि आप अभी कैमरे की शो निकालें, कैमरे हमारे को पास का फोकस सबूत करें, कोई उसकी नहीं है। आंखों का मैं प्यूपल जो है ना उसको देख लें। अच्छा एक मिनट, चौधरी साहब वाज ही ड्रंक, जो ये इल्जाम लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। आपके प्रोग्राम में गेस्ट आए हैं वो, तो ये मैं इसका एक गाली गलौज दे। उससे पहले कामरान साहब कि जी। जो भी शो में आएगा उसका एक मेडिकल टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद उनको फिर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ये ठीक। कैसे हो सकता है? आप अपने तमाम मेहमान जो उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं पहले। चले ठीक है चौधरी साहब, ये बिल्कुल आपने क्लैरिफाई कर दिया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने टाइम दिया। शहरा रज़ा साहिबा, ये आपके कादिर मंदुखेल साहब ने औरत की रिस्पेक्ट नहीं की, फिरदौस साहिबा कह रही हैं उनकी आबियारी ठीक नहीं हुई हुई, वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये जो सेंसस से आउट होने वाली बात है, ये तो इल्ज़ाम है। अब कादिर मंदुखेल साहब यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो जो ये कह रही हैं ड्रंक थे। मैं इस इल्ज़ाम को बिल्कुल ओन नहीं करता, और अगर वो हमारे साथ राब्ते में भी नहीं है। लेकिन बाकी इल्ज़ाम जो हैं शहराज़ा साहिबा, वो उसके बारे में आप बताइए, योर टेक। सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम और देखने वालों को भी। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त दोनों का होना ज़रूरी था। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ, और फिर झगड़ा हो जाना था। मिनिस्टर की बात तो सब जगह जा रही है, और एक न्यूली इलेक्टेड MNAs की बात जो है वो इस तरह नहीं जा रही। सेकंड ये कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरे सामने एक ड्रंक्ड बंदा बैठा है, मैं उससे बहस ही नहीं करूँगी, या तो मैं वहाँ से उठ जाऊँगी या उसको हटा दूँगी। मेरा ही फिजियोलॉजी का मास्टर्स में ये क्या कहता चलेगा है, शैला, और फिजियोलॉजी इज द बेसिस। आप खामोश हो जाए ना, मैं सारा मसला यही है पाकिस्तानियों का कि अपनी बात के अलावा दूसरों को बात नहीं करने देते, मेरा भी है, और सुनने नहीं देते। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जिस कादिर मंदुखेल को जानती हूँ, जब वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं आया था, वो मैं उस कादिर मंदुखेल को जानती हूँ जो ख़वातीन के मुकदमे, जो विक्टिम्स ख़वातीन के मुकदमे फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता है। अच्छा, मैं जिस कादिर मंदुखेल को जानती हूँ, वो टॉक शोज में सुबह को आता था, और वहाँ पे जो विक्टिम्स ख़वातीन आती थी उनको फिर जो एंकर थी वो उनके हवाले करती थी, और मेरी उनकी वहीं से जान पहचान हुई। फिर वो थोड़ा बिदक गए थे कि PTI में चले गए थे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास दोबारा आ गए। तो पहली बात तो ये कि मैं उस कादिर मंदुखेल को जानती हूँ जिसके प्रोग्राम के
जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती और सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं होती। यूट्यूब पे जाएं, इस वाक़े से पहले के 12 मिनट का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो बाजी बाजी कह के अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप आधा घंटा बोल चुकी हैं, आप इन्हें बोलने दें। तो ये सारी बातें हैं। मैं ये समझती हूँ कि किसी मर्द के गिरेबान पे हाथ डाल देना, या तो मैं उसे मर्द नहीं समझूं या फिर ये वो ऐसी लगे बेचारी जो खातून खड़ी थी और उस पे जो है हम उसकी बेइज्जती कर दें। देखिए, दोनों तरफ सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए, लेकिन मर्द के गिरेबान पे अगर मर्द भी हाथ डाल दे तो कत्ल हो जाते। तो मैंने जो देखा कि इन्होंने पहले हाथ उठाया, फिर उसका पहले गरेबान पकड़ा, फिर हाथ उठाने की कोशिश की, जिस पे उनका वो हाथ दूर करके फिर दूसरी तरफ मुखातिब हुए। इतनी देर में इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बहैसियत ऑफ फिजियोलॉजिस्ट कि डॉक्टर साहिबा, आपने झंझोड़ लिया, सब कर लिया, 3 मिनट भी अगर किसी का गुस्सा मारने झाड़ने का रहता है तो ही इज नॉट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस। He or she is not normal. अच्छा, पहली बात तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी शख्स जो है, मैं बात कर रही हूँ प्लीज, मैं बात कर रही हूँ प्लीज, मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दरमियान में ना बोले। रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ नहीं उठा रही, कुछ नहीं कह रही, हाथ जोड़ रही हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं कहूँ मैं कमजोर हूँ और मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान की दलील ये होती है कि उस जगह को, उस शख्स को उससे बेजारी जाहिर करते हैं, वहाँ से उड़ जाए अगर वो बदतमीज़ है, सीधी बात सामने आ जाएगी। इस तरह के मुकाबले नहीं होने चाहिए थे। हमारी एक खातून एमपीए का इलेक्शन लड़ रही थी, आधा घंटा कबल उन्होंने एक खातून को थप्पड़ मार दिया जो कि पोलिंग एजेंट थी। तो नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा काउंटिंग नहीं की गई और उनको कह दिया कि आप एमपीए हुई नहीं। इसी तरह हमारे एक कराची के पीटीआई के एमपीए हैं, उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया था। साकिब निसार साहब ने कहा 25 लाख रुपए दो। तो ये चीजें, आपका पॉइंट आ गया। मुझे फिरदौस साहब रुकिए जरा, मुझे एक और व्यू भी लेना है प्रोग्राम में। मोहसिन रांझा साहब है, मोहसिन रांझा साहब, मर्द के गिरबान पर हाथ डाला। फिरदौस साहब एक सेकंड, फिरदौस साहब कट्ठे दे दीजिएगा। चूंकि कहा है कि ये फिजियोलॉजिस्ट बनी है, अच्छा, मुझे सर्जन बन के इनकी सर्जरी कर लेने दें। अच्छा, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा, बेहतर, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। फिरदौस साहब देखिए, अब आप देख लें। नहीं, मैं पहले जवाब दूंगी, उसके बाद मेरा हक है। पहले मेरा हक है ना, फिरदौस साहब यार ओवरलैप, पहले मेरा हक है। अब इन्हें कहें कि ये जरा खामोशी इख्तियार कर लें। बात ये है कामरान भाई जी कि क्या ह्यूमन साइकी एज अ साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो डॉक्टर होता है, जो एमबीबीएस करता है, उसको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। जी जी। आपके ही एक प्रोग्राम में आपको याद है कि मैं माइक उतार के उठ के गई थी। हाँ जी, नबील कबूल साहब थे उसमें। उतार के उठ के गई थी जी। और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था कि आपने नीचे ये चलाई थी कि हुकूमत भाग गई, हुकूमत जवाब देने से गुरेजा, हुकूमत के पास कोई किसी किस्म का डिफेंस नहीं था, इसलिए वो उठ के चली गई। अब उठ के जाना मेरा ऑप्शन नहीं था। अब मेरा क्या वहाँ ऑप्शन क्या था? जो ये बात कह रही हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में, मुझे ये बताएं कि कब ये हुआ कि किसी मर्द ने किसी खातून को माँ बहन की, वालिद मरहूम की नंगी गालियाँ दी हूँ और वो खातून मासूम बन के, बेबसी की तस्वीर बन के वो वहाँ बैठी उसकी शक्ल देखती रहे? मैं तो उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं तो सियासत करनी है इज्जत के लिए। मेरे वालिद को अगर कोई गाली दे तो मैं उसकी जुबान खींचने का इस्तेकाक रखती हूँ। मैंने रिएक्ट किया, मैंने एक्ट नहीं किया। अगर तो उन्होंने, और मेरा जो मेरी बात कर रही है मेरी बहन, जब आप मेरी बात तो सुन लें। अगर तो आधा सच देखिए, मंदू खेल साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनका वर्जन हमारे सामने नहीं है। चौधरी साहब इससे पहले नुक्ता नज़र शो में आए थे, उन्होंने कहा जी गाली का आगाज पहले आपकी तरफ से हुआ। उन्होंने कहा नुक्ता नज़र में गलत कह रहे, सही कह रहे, मुझे नहीं पता। आप मंदू खेल साहब यहाँ मौजूद नहीं, दूसरी पार्टी हैं। पॉइंट ये फिरदौस साहिबा कि किसी पे हाथ उठाना जो है, पहली बात तो हीटेड डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी पे हाथ उठाना जो है, मेरा ख्याल से ये तो बहुत एक अगला स्टेप है। तो आप उसको अवॉइड भी कर सकती थी, लेकिन चले मैं इसको आगे लेके जाता हूं। ख्याल है कि जो नहीं, मैं आपकी डिक्टेशन पे नहीं ना चलती। मैंने 92,000 वोट लिए हुए हैं। मेरा एक हल्का है,
मेरे एक जमात है, मेरी एक क़यादत है, और मैंने एक जो है वो आवाम को जवाब दे हूँ। मैं उस अखाड़े के अंदर गालियाँ खा के खामोश होके मैं अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकती। सियासत और गैरत दो साथ चोली दामन का साथ है। आपका ये पॉइंट आ गया। गैरत नहीं है वो सियासत ना करे, और गैरत उसके अंदर जागती है जिसके अंदर इज्जत का एहसास होता है। जो बेइज्जत होते हैं उनको आप जितनी मर्तबा बेइज्जत करते जाएं, जो आपने सेल्फ डिफेंस में एक मर्द जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको डिफेम कर रहा है, डेफेमेशन कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, आपको थ्रेटन कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, तो आप उसकी शक्ल देखेंगे। पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, अब मुझे बात तो करने दे रांझा साहब से भी। रांझा साहब, पाकिस्तान ये मर्द के गिरबान पर हाथ डालने तक बात आई। मैं तो हैरान हूँ, अगर ये ख्वातीन के साथ इस तरह का मामला हुआ होता, अभी सारी मीटू मूवमेंट जो थी, ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हुए थे, लेकिन बेचारा मर्द था, तो चलें वो तो मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो इल्ज़ाम लगा रही, मैं उसको ओन तो नहीं करता। फिरदौस साहबा जो कह रही हैं उनका वर्जन नहीं मेरे सामने है, मंदू खेल साहब का। लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन द होल इंसिडेंट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट बेसिकली किसी भी सियासी जमात का कोई भी रुकन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, तहरीक इंसाफ का हो, या पीपल्स पार्टी का हो, या जमात इस्लामी या JUIF, किसी भी सियासी जमात का, जब वो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या सोचेगी। मैं तो इसी चीज़ का हमेशा से कायल रहा हूँ। आप मेरे टॉक शोज़ भी देखते होंगे कि मैं कभी किसी से बात दलील पे करता हूँ, दलील से बात करता हूँ, कभी ऊंची आवाज़ में भी कोशिश करता हूँ, या शोर भी नहीं डालता। किसी को उसकी बारी में बोल रहा होता है, मैं टोकता नहीं हूँ, मैं उसको बात करने देता हूँ। जी। तो मैं समझता हूँ कि सारे सियासतदानों को इस तरीके से ही चलना चाहिए, और हौसले सब्र के साथ एक दूसरे की जो तनकीद है उसको सुनना चाहिए, उसको और तामीरी बात करनी चाहिए, तामीरी तनकीद करनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए, दलाइल दे के बात करनी चाहिए, और इज्तनाब करना चाहिए कि पर्सनल लेवल पे बात चली जाए और इस हद तक चली जाए। अनफॉर्चुनेट है, हो भी जाता है, लेकिन अपने गुस्से को काबू रखना चाहिए। और जो अभी सूरत हाल जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि इनकी कहानी है कि उन्होंने, क्योंकि अभी वक्फे में, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम में था नहीं तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैं ये नहीं फ़ैसला करके कह सकता कि किसकी गलती और किसका कसूर है। जिस तरह फिरदौस आशिक साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने इनको गाली निकाली वालिद की, और क्योंकि अभी मंदोखेल साहब यहाँ पे है नहीं तो उनका मौक़िफ़ हम ये तस्लीम, ये इनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये कहा, जी, और मैं भी यही कह रहा हूँ, जवाब वही दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैं इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। एक चीज सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज बात तो कर लें पूरी। क्या वो चैनल जिसने मेरा थप्पड़ दिखाया, जी, क्या उस चैनल की ये अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसकी गुफ्तगू भी दिखाएं? उन्होंने कहा हमने लीक नहीं की, उस चैनल ने कहा हमने लीक नहीं की, उन्होंने कहा ये प्राइवेट वीडियो है। ये चॉइस साहब कह गए आपको। देखिए, देखिए मैं समझता हूँ कि ये चैनल को पूरी जो वीडियो है, अगर वो एक सीन दिखाया गया और उनका मौक़िफ़ ये है कि उसके बीच में इस तरह की सूरत हाल थी कि उन्होंने गालम गलोच की, तो वो भी सर, वो जो प्रोग्राम के एंकर है जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे चैनल ने ये लीक नहीं की, और इसकी फिर भी हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये प्राइवेटली लीक हुई है, जो गेस्ट के साथ मेहमान आए हुए थे उनके मोबाइल से। शहनाज़ा साहब, आप हाथ खड़ा कर रही थी, बताइए क्या फरमाना चाह रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये हमारे अखाड़े नहीं होते। यहाँ पे हमें टाइम ज़ाया करने के बजाय, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ कि टाइम को किल करके डेली वेजेस की सियासत की जाती है, यहाँ पे टू द पॉइंट आना चाहिए। अगर आप इसे अखाड़ा समझ के यहीं निपटेंगे, तो मैंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कशमाला तारिक के साथ भी मैडम का बिहेवियर और जुमले देखे थे, वो चलाने के काबिल नहीं है। और इसी तरह मैंने जो सहा था वो आसमा चौधरी के प्रोग्राम में फैयाजुल हसन चौहान को सहा था, और फैयाजुल हसन चौहान इतने निचले लेवल पे चले गए थे फरियाल साहिबा के लिए बात करते हुए कि मैं बर्दाश्त की हर मंजिल से गुजरी थी, मैं बहुत प्रो वुमेन हूँ और मैं मिनिस्टर भी हूँ, मैं सारे वक्त ये सब देखती हूँ। लेकिन बात वही है
कि जिस खातून से ना एसी महफूज हो, ना एमपीए महफूज हो, ना कोई महफूज हो, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं तो जो बड़ी जगह पे होता है महफूज हैं, आप महफूज हैं। एक फल का दरख्त जो है वो झुका हुआ होता है, फलों का दरख्त जो है वो झुका हुआ होता है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, मैं कामरान से बात जी 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 मैं सुन रहा हूँ। मेरी समझ में ये आया है कि नहीं बात की जाए, मेरी समझ में ये आया है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मैं फयाजुल हसन चौहान के साथ प्रोग्राम नहीं करती, इस तरह एक दो लोगों के साथ मैं नहीं करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत सब है, लेकिन हमारी इज्जत इसी में महफूज है कि हम इनके साथ प्रोग्राम ना करें। और मैं इस प्रोग्राम को एहतजाजन क्विट करती हूँ। चले अभी तो बैठ जाएं शैला साहब। ले मैडम देख लें, वो एहतजाजन क्विट कर गई, तो मैं एक ब्रेक लूँगा। विद वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मुल्की मईशत पे शौकत तरीन साहब ने एक साई सर्वे आज पेश किया। उन्होंने कहा 1.7 बेहतर हो रहे हैं, मुल्की मईशत बहाल हो रही है। ये बातें सही हैं, ग्रोथ डेवलप कर रही है, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रही है, लेकिन आवाम जो है उस तक रिलीफ कल का बजट दे पाएगा या नहीं। तो हमने आवाम से ये सवाल पूछा था कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं चाहूँगा कि पहले आवाम की राय सुन ली जाए। मुख्तलिफ शहरों से ये कलेक्ट किया गया डाटा, हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने किया है कि वो इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस महंगाई के हाथों कितना पिस रहे हैं, ताकि शायद कल के बजट में मज़ीद हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि आवाम को कितना बड़ा रिलीफ चाहिए, ताकि चीज़ें जो है वो कम से कम न्यूट्रल हो जाए। ज़रा सुन लें। ये आवाम को रिलीफ देने की बजाय लोगों की जिंदगी तंग कर दी है। हर आदमी परेशान है, कारोबार बंद हो गए। इमरान खान क्या कर रहा है? दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई? मैंने तकरीबन 11-12 हुकूमतें भुगताई हैं, लेकिन जितना इस हुकूमत ने परेशान किया इतना कोई। हर हुकूमत में रेट बढ़े हैं, किसी में 4 आने बढ़ गए, 8 आने बढ़ गए, रुपया बढ़ गया, लेकिन इसके अंदर एक 150 रुपए की चीज वो जनाब 350 लेके बैग गए पाकिस्तान। ये सबसे बदतरीन दौर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। एडी महंगाई इमरान खान की आया साहब आ गया साडे लोग खुदकशियां करन ते मजबूर होए ने, इतनी महंगाई हो गई। आए ना प्याज लेने एक ठेले पे खड़ा होना को पता चले कि किस भाव बिकती। ला दिए, हमारी आंखों में सिर्फ आंसू ही छोड़ दिए। बेटे मेरे दोनों बेरोजगार है, रात को भूखे सोते हैं, तरस करे हमारे पे। रोटी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। रोज ही हम रोएंगे। अल्लाह पाक इनको नेकी खिदा दे, अगर नहीं देनी तो अल्लाह भैया कयामत ले आओ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, अस्पतालों में भी पैसे मांगते हैं। ये टैक्स पे टैक्स ठोकी जा रहा है, हर बंदे को हर चीज महंगी हुई जा रही है। मैं नहीं खरीद सकती 100 से 4 एक घुमा चली जाए तो चंगा। आपने घबराना नहीं, अवाम वैसे ही मरती भी है तो घबराना क्यों नहीं है? पब्लिक मर रही है, पब्लिक रो रही है, लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। जब से ये आया है ना, इसने तो मुल्क का खाना खराब ही कर दिया। उसको जाना ही चाहिए थे, उसको तो वेख्या बल्ला ही खेलता है, उसको हुकूमत करनी नहीं आई। हाथ जोड़ के माफी मांगना कि कोई दे बंदे जिंदा रहने दे इस मुल्क के। 2021 से हमें कोई मुराद नहीं है, 2022 भी आएगा, महंगाई खत्म नहीं होनी। कारोबार बंद है। इमरान खान ने आगे की किया बेड़ा गर्क करता मुल्क दा। आवाम तो रोटी लभदी है, आटा लभदी है, चीनी लभदी है, दुनिया तो सब तो कमी गवर्नमेंट है आई है। दुनिया भूखी मर रही है, बेरोजगार हो रही है, रोटी से भी तंग हो गई है। इन्हें तो गरीबां नु ही मार सुटिया, ऐसा मारिया उठन जोगा नहीं छड़िया। कितना मारेंगे ये लोग हमको, आगे थोड़ी आवाम पिस रही है। सब बेड़ा गर्क हो चुका। वोट तो देना ही नहीं है, फाड़ के जो ना फेंक देना, इनको देना ही नहीं है। जब से इसकी हुकूमत आई है तो किसी ने आराम से सुकून से रोटी नहीं खाई। रांझा साहब और फिरोज शेख अहवान साहब मेरे साथ मौजूद है। रांझा साहब, हुकूमत ने आज जो मैं शौकत तरीन साहब की सुन रहा था, ये ठीक है, ये भी आवाम की रियलिटी है। उन तक अभी तक ये 4% ग्रोथ का नहीं पहुंचा रिलीफ जो है, लेकिन शौकत तरीन साहब कुछ बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलतियां भी तस्लीम की हैं कि ये गलतियां होती आ रही हैं, और वो ये कह रहे थे कि अब हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, बैंकिंग सेक्टर से लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने तक। तो आप ट्रस्ट नहीं करते इस बजट के ऊपर और इस नए वज़ीर ख़जाना के ऊपर कि शायद ये आवाम को उस से निचाई से ऊपर ले जाएं, उस गहराई से जिसमें से आवाम है? राजा साहब देखिए, कामरान साहब इस हुकूमत को आए अब आज तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने पे हैं। अब ये जून का महीना है, जुलाई में 3 साल पूरे हो जाएंगे। और 3 साल के अरसे में अगर आज भी आप जैसा एंकर ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा है कि शायद, मतलब आप सारे मामलात को पिछले 3 साल से देख रहे हैं, आपको भी शक है और आपने भी कहा शायद चौथे वज़ीर ख़जाना है ना, जो टेक ऑफ कर चौथे वज़ीर ख़जाना है, जो परवाज़ करने का जो टाइम था ना, वो तो बहुत आगे। अभी तक इनका जहाज़ रनवे पे फिर रहा है, अभी तक उसने परवाज़ जो है, उड़ान जो है वो नहीं इख्तियार की। तो ये क्या आगे 2 साल में करेंगे? अब आगे से तो इलेक्शंस का प्रेशर इनके ऊपर आ जाएगा,
इनके ऊपर MNAs की डिमांड्स आ जाएंगी कि हमें हल्कों में फंड्स दें, ये करें वो करें। फिर ये कहते हैं कि हम किस तरीके से ये डेफिसिट्स कवर करेंगे, किस तरीके से ये पाकिस्तान के बीच में बेरोज़गारी बढ़ गई है उसको किस तरीके से कवर करेंगे, इंडस्ट्री की तरफ, कारोबार को या टैक्स रिकवरीज़ की तरफ किस तरह आएंगे, महंगाई को किस तरह कंट्रोल करेंगे। अब तो और 2-3 महीनों में इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा और मेरा तो ये ख्याल है कि अब तो दे हैव मिस्ड द बोट। पाकिस्तान में ये बदतरीन एक चीज़ आई। और एक मैं बड़ी और आपसे बात करूंगा कि ये कहते हैं कि जी हमने इस दफ़ा किसानों को बड़ी अच्छी एक पेमेंट की है, गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिली है और कमात उसकी जो गंदम की फसल अच्छी हो गई है। देखें, एक मौज़ा जो होता है उसके अंदर अगर 50 एकड़ है एक मौज़े के बीच में, तो 50 एकड़ में मालिक होते हैं 4 या 5 लोग और उस 50 एकड़ के बीच में अगर एक गाँव होता है वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग रहते हैं। वो जो फसल अच्छी के पैसे हैं वो ज़मींदार के पास ज़रूर जाते हैं, वो जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अब देखें जो गरीब आवाम है उसको उसका पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, उसको तो तभी फ़ायदा होगा कि जब उसको दाल, रोटी, चीनी ये चीज़ें सस्ती मिलें। वो ये सोचना कि ये पैसे किसानों के पास जो जा रहे हैं ये सर्कुलेट होके वो जो महंगाई है वो कम होगी, ये आर्गूमेंट जो है ना ये कहीं पे भी जो है ये होता नहीं है। बेरोज़गारी जो है वो एज इट इज़ है, इन्फ्लेशन, टैक्स रिकवरी। तो आई डोंट थिंक कि ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, अदादो शुमार को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है और जो ये सनत के बारे में कहते हैं कि जी टेक्सटाइल ऊपर चलेगी। देखिए कोरोना की वजह से इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की फैक्ट्रियाँ टेक्सटाइल की, चाइना की फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। उन फैक्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से उनके सारे ऑर्डर्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गए और पाकिस्तान की टेक्सटाइल को डिलीवर करना पड़ा, जिसकी वजह से अब जब उनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और तो ये ऑटोमेटिकली वो दोबारा से बर्डन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो टेक्सटाइल में भी ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये बिकॉज ऑफ कोरोना इन दिस रीजन था जिसकी वजह से वो टेक्सटाइल का अब जैसे वो उनकी इंडस्ट्री चलेगी तो होगा। तो आई रियली थिंक कि ये जो सारे इदादो शुमार, और शौकत तरीन साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और अच्छी बात है। तो गलती तस्लीम करना भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक बहुत बड़ा अमल है और ये बड़ी मैं समझता हूँ लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन जो अब वो शौकत तरीन साहब चौथा वजीर मतलब हैं फाइनेंस के, वो किस तरीके से ये 2 सालों में कर सकेंगे हमारी तो समझ से बाहर है। और यकीन मानिए जिस जगह पे, जिस सड़क पे, जहाँ पर भी खड़े होते हैं गाड़ी पे लोगों में पहचान जाते हैं। आप लोगों की वसातत से आप लोगों ने इतना मशहूर कर दिया, मीडिया ने हमें, बंदा नाचीज़ को भी, कि वो लोग शक्ल देखते हैं। पेट्रोल पंप पे तेल डालने वाला जो है ना उसने भी पास में खिड़की खड़का के कहता है सर कदों जा रहे हैं। हर बंदे का एक ही सवाल होता है कि सर ये कब जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब आपसे भी लोग आपको तो खैर माशाल्लाह ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से आप मैं तो PTV न्यूज़ से आपके साथ आप आई हुई हैं, आ रही हैं, तो आपको ज़्यादा लोग पहचानते होंगे। आपको भी लोग ज़्यादा खिड़खड़ा के पूछते हैं कि तुसी कदों जा रहे हो, महंगाई नहीं कर देती है। कामरान आपने जिन लोगों का वर्जन दिया, मैं उन अवाम में से हूँ और मुसलसल अवाम से रब्ते में हूँ और यकीनन उस अवाम ने ये दुख झीले, मुश्किलात का सामना किया और ये तमाम परेशानियों का शिकार अवाम जो है उसको वज़ीर ख़जाना ने एक होप दी। और जो 11% आपने सुना कि टैक्स रिकवरीज जो कि ये कह रहे हैं शाहनवाज साहब कि नहीं बढ़ी, 11% वो बढ़ी। मैशत जो है उसने टेक ऑफ किया और ये जिस जहाज़ को रनवे पे कह रहे हैं कि वो घूम रहा है, इनको पता है रांझा साहब को कि उस जहाज़ के चारों टायर पंक्चर करके गए थे और उस जहाज़ को इस तो 3 साल तो पंक्चर ठीक करने में लगे ना, अब ये कह रही हैं। उसकी ना सिर्फ सब कुछ किया, उसका इंजन सीज हो गया। मैं आपको बात बताऊं, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए होता बताऊं क्या है फिरदौस साहबा, परसेप्शन आप बनाते हैं। आप घर में आपका बच्चा है, आप उसको बुलंद मांग दावे करें, तुम पास हो गए, मैं तुम्हें ये दे दूंगी, मैं ये दे दूंगी, या मैं ये इस तरह के दावे करूं और बच्चा उसके बाद पास हो जाए और उसे मिले कुछ रहा तो बच्चा बड़ा डिसअपॉइंट होता है। आपको अवाम ने पास करवाया, इमरान खान साहब को इलेक्ट करवाया, इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। तो ये 3 साल का नैरेटिव अगर आप वैसे अगर ये दावे ना लेते, बुलंद मांग किए होते, तो फिर तो आपकी बात को चले, लोग कहते हैं यार ठीक है इकॉनमी वाकई बड़ी बुरी होगी, जो 3 साल टायरों को ठीक करने में लगे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को। आप लोगों ने तो कुछ और ही दावे किए हुए थे कि सारी तैयारी हमने की हुई है, टीम सेलेक्ट की हुई है, 100 दिन में ये हो जाएगा, फिर 30 दिन में हो जाएगा, फिर 180 दिन में, फिर 1 साल में। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका नैरेटिव बिकेगा, लेकिन आप फिर भी कॉन्फिडेंट है। बजट में क्या रिलीफ देने जा रहे हैं कामरान? लेकिन मेरी
बजट में मेरी अब आपने ज़ाहिर है एक अपोजिशन का रोल भी प्ले कर लिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के हमदर्द के तौर पे मैं उस अवाम को ये आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस इमरान खान पे उन्होंने एतमाद किया था वो उनके लिए मसीहा है और इंशाल्लाह वही उनके दुख दर्द का मदावा करेगा। जो आने वाला बजट है वो अवामी मांगों की तर्जमानी करेगा। और जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अवाम को क्या दिया, मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा, गुस्सा थूक दें और आदिल मंदोखेल साहब से सुलह कर लें, क्योंकि आप लोग दोनों पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों ने दोबारा बार बार आना है, क्या ख्याल है किसी प्रोग्राम में या हाँ जी सुलह कर लें। गंदगी में आप जब गंदगी में हाथ डालते हैं तो कपड़े गंदे करते हैं, तो गंद से दूर रहना जो है उसी में आपकी बचत है। आवाम का सबसे बड़ा इशू है रिलीफ बजट पे कल क्या मिलने वाला है, और हम ये भी देखा है कि रिलीफ मिल जाता है लेकिन कई मिनी बजट्स फिर आ जाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है। शौकत तरीन साहब ने आज गुफ्तगू बड़ी अच्छी की, उन्होंने अपनी गलतियों को भी रियलाइजेशन की, और ये पहला स्टेप होता है कि बजाय नवाज शरीफ पे या जरदारी साहब पे डालने के आप गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो अब आप उसको सुधारने की हिम्मत कर सकते हैं। बट लेट्स सी कि 2 साल में कर सकेंगे। जो काम फिलहाल 3 साल में होता हुआ कम नजर आया है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।